नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीएसपी की 7वीं लिस्ट जारी, 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान। मानवीय सहायता के लिए रफा क्रॉसिंग खोला गया, अब गाजा के नागरिकों के लिए पहुंचेगी मदद। गगनयान के क्रू मॉड्यूल की हुई सफल लॉन्चिंग, इसरो चीफ ने दी पूरी टीम को बधाई। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा जाति जनगणना कराने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे कोलकाता, दुर्गा पूजा में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली स्थित नेशनल पुलिस मेमोरियल पहुंचे हैं, तो वहीं पर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि पुलिस के जवानों की ड्यूटी सबसे कठिन है। किसी भी देश की सीमा और आंतरिक सुरक्षा पुलिस के बिना संभव नहीं है। शाह ने आगे कहा कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद की घटनाओं में 65% की गिरावट आई है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सख्त कानून बनाए। शाह ने पुलिस फोर्स के मॉडर्नाइजेशन को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने मॉडर्नाइजेशन के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना करके दुनिया की सबसे बेहतर एंटी टेररिज्म फोर्स बनाने की दिशा में काम किया है। तो वहीं पर गृह मंत्री ने पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए कहा है कि आतंकियों से लड़ना हो, अपराध रोकना हो, भीड़ के सामने कानून व्यवस्था कायम रखना हो या आपदा के समय ढाल बनकर लोगों को बचाना हो, पुलिस ने हर स्थिति में खुद को साबित किया है। जानते हैं, किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। और मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं, तब से इस बात का अनुभव भी करता हूं और बार बार दोहराता हूं कि सभी सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती है। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, त्योहार हो या आम दिन, कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दीपावली मना सकता है, ना ईद, ना होली। वो हमेशा रक्षाबंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले, इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम के सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे से लॉन्च किया गया था। तो वहीं इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ड मिशन 1 नाम दिया गया है। यह मिशन 8.8 मिनट का था। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया। बता दें कि रॉकेट में गड़बड़ी होने पर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग की गई। इसके साथ ही टेस्ट फ्लाइट में 3 हिस्से थे। अबॉर्ड मिशन के लिए बनाया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम। विकास इंजन को लेकर इसके अंदर का वातावरण अभी वैसा नहीं था जैसा मैन मिशन में होगा। इसके साथ ही बताते चले कि इससे पहले आज ही 2 बार मिशन को टाला गया था। इसे 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण इसका टाइम बदलकर 8:45 कर दिया गया। फिर लॉन्चिंग से 5 सेकंड पहले इंजन फायर नहीं हो पाया और मिशन टल गया। तो इसरो ने कुछ देर के बाद गड़बड़ी को ठीक कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना के लोगों ने सोचा था कि नए राज्य के गठन के बाद जनता का शासन होगा, लेकिन राज्य बना तो उस पर एक ही परिवार का शासन चल रहा है। राज का पूरा फंड, चाहे जमीन, बालू या शराब हो, सभी कुछ एक अकेले परिवार के नियंत्रण में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के जगतल में विजयवेरी यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को लगा कि तेलंगाना राज्य में जनता का शासन होगा, लेकिन राज्य का गठन हुआ है तो एक अकेले परिवार का ही शासन स्थापित हुआ है।
उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपए बना लिए गए, लेकिन यहां की चीनी मिल बंद हो गई। राहुल ने जनता से वादा किया है कि जब कांग्रेस राज्य में सरकार बनाएगी तो वह चीनी मिलों को फिर से खड़ा करने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस आई तो जल्दी 12 से 15 हजार प्रति क्विंटल एमएसपी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका लगाया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का हाई कोर्ट में विरोध किया था। बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली नीति से कथित घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बताते चले कि गिरफ्तारी के बाद ईडी ने संजय सिंह को 5 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां से कोर्ट ने संजय सिंह को पहले 10 अक्टूबर तक और फिर 13 अक्टूबर तक ईडी ने रिमांड पर भेज दिया था। तो वहीं ईडी रिमांड की अवधि 13 अक्टूबर को खत्म होने के बाद संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद संजय सिंह ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 13 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, लेकिन अब वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अहमदाबाद के एक व्यक्ति से 9,30,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 7.7 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक राष्ट्रीय कंपनी के धोखाधड़ी विभाग के वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में खुद को पेश करके एक अमेरिकी नागरिक को धोखा दिया। बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एफबीआई के इनपुट के आधार पर सीबीआई ने रामावत शैसो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो वही शैसो ने अमेरिकी नागरिक को फोन कर खुद को अमेजन के धोखाधड़ी विभाग का अधिकारी जेम्स कार्लसन बताया। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा है कि आरोपी ने पीड़ित को विश्वास दिलाया है कि उसके अमेजन खाते को कुछ बेईमान तत्वों के द्वारा पहुंच बनाई जा रही थी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खाते खोलने के लिए 4 अलग अलग राज्यों में उसकी सामाजिक सुरक्षा का उपयोग किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित को अपने बैंक खातों से नकदी निकालने और उसे रॉकेट कॉइन एटीएम वॉलेट में बिटकॉइन में जमा करने के लिए कहा और एक क्यूआर कोड को भी साझा किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 और 45 के तहत 14 लोगों के खिलाफ महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की। जांच एजेंसी ईडी ने वकील सौरभ पांडे ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं ईडी के 197 पदों की चार्जशीट में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विकास छापरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, सृजन एसोसिएट्स के जरिए से पूनाराम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, इसके साथ ही कई आरोपियों के नाम जो हैं लिस्ट में शामिल। सबूत के रूप में ईडी ने 8,800 से अधिक पेज के दस्तावेजों का हवाला दिया है। ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि घोटाला 6,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। ईडी ने अपराध के आय के रूप में कुल 41 करोड़ रुपए पहले ही अस्थायी रूप से जब्त किए। तो वहीं पर घोटाले के कथित किंगपिन और महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को ईडी ने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया है। बता दें कि एजेंसी ने दोनों पर ऐप के जरिए जुआ खेलने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आरोपी सतीश चंद्राकर को रवि उप्पल सौरभ चंद्राकर के दुबई भाग जाने पर महादेव ऐप के संचालन में मदद करने के लिए नामित किया गया। मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के बीच अब एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो चुकी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पर सवाल उठाते, अन्य धर्म पर सवाल उठाए तो उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। गृह मंत्री के बयान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों को बीजेपी के नाम पर जलाती। क्या आप कमलनाथ की जाति बता सकते हैं? आप राहुल गांधी की जाति बता सकते हैं? राहुल गांधी के पुरखे दफनाए गए थे। कांग्रेस बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को जलाकर अपना वोट बैंक इकट्ठा करती। इसके अलावा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एमपी के गृह मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म पर सवाल उठाते,
अन्य धर्म पर अगर सवाल उठाए तो फिर उनका जो सिर है वो तन से जुदा किया जाएगा। तो वहीं पर राज्य के गृह मंत्री के बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा ने जीवन भर धर्म को बेचा है, इनको सनातन धर्म की कोई जानकारी ही नहीं, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। जनता दल अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा के एक दिन पहले दिए बयान को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने झूठा करार दिया है। बता दें कि एचडी देवेगौड़ा के बयान ने केरल में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इसके साथ ही देवेगौड़ा ने कहा था कि भाजपा के साथ समर्थन का केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समर्थन किया। तो वहीं केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने शुक्रवार को एचडी देवेगौड़ा के दावे को झूठा बता दिया। देवेगौड़ा ने कहा था कि पिनराई विजयन से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जेडीएस को अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा अगर भाजपा के साथ गठबंधन कर पूरी होती है तो उसे करना चाहिए। उनके बयान के कुछ घंटे बाद केरल के मुख्यमंत्री का बयान आया और उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अपना बयान सुधारे। पिनराई विजयन ने तीखे लहजे में कहा है कि जेडीएस की प्रदेश इकाई ने भाजपा के साथ गठबंधन के पूरी तरफ खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि वे केरल में वाम मोर्चा के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। इसके साथ वे बोले कि देवेगौड़ा भाजपा के साथ पहली बार नहीं गए हैं। आपको याद होगा कि देवेगौड़ा ने 2006 में भी भाजपा का साथ हाथ मिलाया था और वहीं विजयन ने कांग्रेस पर भी हमला किया। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि माकपा और भाजपा के बीच तार जुड़े हुए हैं। नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है, फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मोला मानपुर जिले में बीजेपी नेता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वही मृतक का नाम बिरजू ताराम है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के औंधी थाना से लगभग 4 किलोमीटर दूर अंबागढ़ चौकी इलाके क्षेत्र के सरखेड़ा गांव की। भाजपा नेता बिरजू ताराम शुक्रवार शाम घर से खाना खाकर दुर्गा पंडाल जाने के लिए अपने घर से बाइक से निकले थे। शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच बिरजू ताराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं भाजपा नेता की हत्या की खबर मिलते ही औंधी थाना चीआई देवेंद्र कुमार दर्रो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को घटनास्थल से धोखा भी मिला है। साथ ही पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही। और इसके साथ ही सामने आया है कि भाजपा नेता बिरजू ताराम काफी समय से नक्सलियों के टारगेट पर थे। 1 साल पहले नक्सलियों ने इलाके में बिरजू को जान से मारने का पर्चा भी फेंका था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 83 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों का फैसला नई दिल्ली में 20 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया। आपको बता दें कि सीसी की बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली थी। पार्टी ने इस बार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की सीट बदल दी है। उन्हें चूरू की जगह तारानगर सीट में चुनावी मैदान में उतारा गया है। बताते चले कि इस विधानसभा चुनाव में 2 सिटिंग विधायकों की टिकट काट दी गई। चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह और सांगानेर से अशोक लाहौटी को पार्टी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा। भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ से टिकट दिया गया, जबकि पहले इनके विधानसभा से टिकट काट कर दिया और कुमारी को मौका दिया गया था। तो वहीं पर सांगनेर से प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में पार्टी ने राजवर्धन सिंह राठौर और दिया कुमारी समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा। इसके साथ ही कई दिग्गजों के टिकट भी काट दिए गए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।